नमस्कार, बेबाक बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पीएम मोदी और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए देश के तमाम विपक्षी दल अब तैयारी में है कि वो एकजुट हो जाएं। एक तरफ जहां ममता बनर्जी आखिरी लड़ाई की बात कह रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सालों तक बीजेपी के सहयोगी रहे जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। उधर कांग्रेस भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर दिल्ली से केंद्र सरकार को हिलाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, क्योंकि वहां पर चेहरे बहुत हैं और सब चाहते हैं कि प्रमुख चेहरा उनका ही हो। 2024 की तैयारी विपक्ष में माथापच्ची जारी, दिखाने के लिए विपक्ष एकजुट, लेकिन शर्तें लागू। विपक्ष के कई उम्मीदवार, मोदी के सामने कौन दावेदार? बीजेपी के पास मोदी, विपक्ष के पास कौन? 24 का सियासी चक्कर, कौन लेगा मोदी से टक्कर? मोदी वर्सेस ऑल, चेहरा कौन? 1996 में पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ली तो उनके खिलाफ विपक्षी दलों ने लामबंदी शुरू की थी। और साल 2022 है और लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 साल बचे हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर विपक्षी खेमे में अभी से माथापच्ची शुरू हो गई है। वैसे तो पीएम पद का उम्मीदवार बनने की रेस में कई नाम हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, उससे लगता है कि वही प्रमुख दावेदार हैं। हाल ही में पटना में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां विपक्ष के कैंडिडेट के सवाल पर नीतीश कुमार उठकर जाने लगे। और हालांकि केसीआर नीतीश को बैठने के लिए कहते रहे, मगर सीएम नीतीश ने उन्हें उठकर चलने के लिए कहा। 50 मिनट हो गया आपका, कहिएगा वही मान। भैया प्लीज, मैंने बता दिया, मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए, आप बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज। वही बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने केसीआर नीतीश की मुलाकात को विपक्षी एकता का ताजा कॉमेडी शो बताया। तो अपने अपने राज्य में जो लोग जनाधार खो चुके हैं, वो एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर अब सफल नहीं होंगे। अब चाहे नीतीश कुमार हो, केसीआर हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, कोई मिल जाए, ये कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने वाले नेता के रूप में पहले से ही प्रोजेक्ट करने लगे हैं। जबकि कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर दिल्ली में हल्ला बोल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस पर हमला बोला। आजाद ने कहा कि कांग्रेस के जमीन से गायब होने का सबसे बड़ा कारण है कि उनकी पहुंच सिर्फ कंप्यूटर, ट्विटर और एसएमएस पर है। वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, एसएमएस पे है, और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे। दिल्ली में 8 सितंबर को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विपक्ष के कुछ बड़े नेता मुलाकात करेंगे। लेकिन विपक्ष के एकजुट होने में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि मोदी के सामने बेहतर चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी या फिर राहुल गांधी? यह ऐसा मसला है जिस पर आम राय बनने में विपक्ष के बड़े नेताओं के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि पिछले एक दशक में जेडीयू की अपनी सबसे मजबूत सियासी जमीन बिहार में ही सिकुड़ती जा रही है। तो उनके सुप्रीमो नीतीश कुमार आखिर किस आधार पर पीएम की उम्मीदवारी की ताल ठोक रहे हैं? और जो कांग्रेस अपना जनाधार पूरी तरह से खो चुकी है, तो उसके नेता राहुल गांधी को विपक्ष कैसे उम्मीदवार के तौर पर देख सकता है? वही सवाल ये भी है कि जिनमें बैठने खड़े रहने में एक राय नहीं बन पा रही, तो उनमें पीएम पद के कैंडिडेट में क्या ही राय बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
बहरहाल सवाल बहुत सारे हैं कि सबसे बड़ा सवाल कि 1996 को क्या दोहरा पाएगा विपक्ष, क्योंकि वैसी एकजुटता लानी होगी जो फिलहाल दिखाई नहीं देती है। विपक्ष के पास मोदी के खिलाफ कौन होगा मुखड़ा, सवाल यह भी है। मोदी के खिलाफ एकजुटता की तस्वीर जो पहले कर्नाटक में दिखाने की कोशिश थी वो समय रहते ही ढह गई और फिलहाल इस वक्त भी अगर हम देखें तो मुलाकात का दौर तो जारी है लेकिन वो बात नहीं बन पा रही। किसी एक के नाम पर कितनी जल्दी सहमति बनेगी, क्योंकि वहां पर विद्रोह बहुत ज्यादा है। 2024 में मोदी को कैसे हरा पाएगा विपक्ष, ये भी अपने आप में मसला है। हर एक दल अपने अपने हिसाब से मुद्दों को तय करते हुए अपने नेता को आगे बढ़ाने, या कुछ दल ऐसे हैं जिनके नेता अपने चेहरे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सूर्या मैथिल है, नेता बीजेपी के, बहुत स्वागत है मैथिल साहब आपका। दीपचंद राठौर है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है दीपचंद आपका। जय दीक्षित है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है जय साहब आपका। और आरबी उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी आपका। सबसे पहले राठौर साहब, महंगाई के नाम पर आज जो कुछ हुआ उससे ये तो लगा कि हां कांग्रेस अब लड़ाई लड़ेगी, लेकिन कितना मजबूत लड़ाई लड़ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा दल है जो विपक्ष में अपने आप को सबसे प्रबल बताता है। लेकिन अब दावेदारी बढ़ रही है। केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी कह रही कि अगर 24 में लड़ाई है तो मोदी के सामने सिर्फ केजरीवाल, उधर नीतीश कुमार भी सक्रिय हैं, साथ ही कई और चेहरे हैं जिसमें ममता बनर्जी भी हैं, केसीआर भी हैं। वहां सब अपने अपने आप को नेतृत्व में प्रमुख चेहरा बता रहे हैं। आपको लगता है कि महंगाई के इस मुद्दे से कम कांग्रेस वो चेहरा बन पाएगी? अतुल जी, आज जिस तरह आपने देखा हुआ रामलीला मैदान में कितने लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई बेरोजगारी पर हल्ला बोल कर रखा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक जाति की पार्टी नहीं है, कांग्रेस किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, कांग्रेस सब धर्म संभाग की पार्टी है, कांग्रेस एक तिरंगे की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पे किसी नेता का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। पहली बात, अगर रिलीजियन पार्टियों को मोदी जी को रोकना है और अमित शाह को रोकना है तो कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस एक अकेली ऐसी एक राष्ट्रीय पार्टी है जो अटक से लेकर घटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी है। ऐसे कोई क्षेत्रीय दल बता दीजिए। मैं इन सभी क्षेत्रीय दलों का सम्मान करता हूँ। समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में है। आप अभी कोशिश कर रही है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, टीएमसी विस्तार कर रही है। जब देश का सर्वनाश होगा अतुल जी, तो भारत के भविष्य का तो भारत की जनता या तो मोदी जी को चुनेगी या कांग्रेस को चुनेगी। अगर मोदी जी का विकल्प बनना है तो कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे हम सभी को एक होकर बीजेपी से लड़ना होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो मैं पूरी ईमानदारी से बात कहूंगा, आप 2024 तो छोड़िए, 2029 तक मोदी जी को नहीं हरा सकते। दीपचंद राठौर, आप तो बहुत ईमानदार निकले। आप तो वाकई कह दिया स्पष्ट तौर पर, इतनी ईमानदारी तो मुझे लगता है बहुत लंबे समय के बाद मैंने किसी नेता प्रवक्ता के मुंह से सुनी है। मैथिल साहब तो गदगद हो गए। लेकिन बात यह है राठौर साहब कि आप कहते हैं कि विकल्प अगर कांग्रेस नहीं तो फिर मोदी साहब को 24 के आगे भी नहीं हरा पाएंगे। अब सवाल यह है कि ये तो आपने पहले भी कहा था लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अगर यही रणनीति रही तो आप चेहरा बनने की कोशिश में रहेंगे और वो आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। आदरणीय अतुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको आपका मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। बिहार के अंदर लालू जी को किसने मुख्यमंत्री बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। ममता जी को किसने मुख्यमंत्री बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। और यूपी में अखिलेश जी को। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सभी क्षेत्रीय दल हैं जो, अगर भाई तुम मुख्यमंत्री भी तुम्हें चाहिए, पीएम भी तुम्हें चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी कहाँ जाएगी? आज जब कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करने का समय आ रहा है तो आप उसको सपोर्ट करिए। और आपको मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात कहूंगा तुलसी, अगर कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, क्योंकि आप कांग्रेस के हैं, लेकिन बाकी दल वाले अपने नेता को कहते हैं। आप आदमी पार्टी अपने नेता को कहती है, बाकी दल अपने को कह रहे हैं। मैथिल साहब, मुझे लगता है कि राठौर साहब की ईमानदारी आपको खुश कर रही है। यहां पर अगर वो इसी तरीके से बात रख रहे हैं कि विपक्ष उनको स्वीकार करे, उनके नेता को स्वीकार करे, उनके नेता कौन है? वो है राहुल गांधी, तो आपकी बात तो बनती दिख रही है। धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। देखिए, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ राठौर साहब से
कि 2024 में तो क्या आगे भी विपक्ष के पास में कोई विकल्प नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी के बेजोड़ और सशक्त नेतृत्व का। ठीक है, इसकी ताजा उदाहरण जो है आप इसी से देख लीजिए कि 970 करोड़ का बजट आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 साल में लगाया है दिल्ली के अंदर अपने जो झूठी योजनाएं हैं उसको दिखाने के लिए, उसको जनता की नजरों में लाने के लिए। ठीक है, और वही 970 करोड़ रुपए के आसपास का ही बजट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर हमारे नए संसद भवन का। तो जनता ये देख रही है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। देश ही नहीं दुनिया भर के अंदर उनकी लोकप्रियता में एक भारी उछाल आया है। आप देखिए किस प्रकार से अभी वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का, उसके अंदर यूरोपीय यूनियन ने कितने सारे प्रतिबंध जो है वो लगाए, अमेरिका ने लगाए, लेकिन ये भारत की कूटनीतिक विजय है कि रशिया से हम कम रेट पे तेल भी खरीद रहे हैं और उसके बाद मध्यस्थता के लिए यूरोप और यूक्रेन दोनों ही कह रहे हैं कि भैया नरेंद्र मोदी जी यदि पहल करें तो इस युद्ध के अंदर शांति आ सकती है। आप देखिए कि वर्तमान का पूरा विश्व का आर्थिक परिदृश्य जो है वो कितना खतरनाक है। यूरोप के अंदर जहां महंगाई डबल से ट्रिपल पहुंच गई है, वहां भारत के अंदर महंगाई डबल डिजिट में नहीं आ पाई, अभी भी सिंगल डिजिट में है और आगे भी धीरे धीरे महंगाई कम होने वाली है। आप देखिए यही तो बेजोड़ नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का कि प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं, 135 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, लेकिन जो समूचा विपक्ष है जिसमें लालू प्रसाद यादव जी भी हैं जो चारा घोटाले के अंदर सजायाफ्ता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी को ले लीजिए जिन्होंने दिल्ली की गली गली में शराबशाला खोल दी, लेके आए थे सुराज की बात और दिल्ली में उन्हें सुराराज स्थापित कर दिया। या अभी मेरे मित्र जो कांग्रेस के बोल रहे थे कि कांग्रेस नेतृत्व कर सकती है, तो जनता देख रही है कि नेशनल हेराल्ड के अंदर किस प्रकार से 5000 करोड़ का घोटाला कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, और उनको ईडी बुला रही है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई और भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं वो अपने नेता के भ्रष्टाचार पे हो रही जांच का विरोध करने के लिए। सूर्या जी आप ये बताइए 2000 के अंदर आपने क्या कहा था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो आप ये बताइए महंगाई है कि नहीं है? आपसे अगर देश का युवा रोजगार मांगता है तो आप उन पर लाठीचार्ज करते हो। आप ये बताइए ना आप महंगाई है कि नहीं है? देश के अंदर कांग्रेस पार्टी 2014 के अंदर चावल का सिलेंडर था, आज 1100 के पार चला गया, पेट्रोल 100 के पार चला गया, दूध दही सब पे जहाँ पे टेस्टी लगा दी है। आप बताइए आपके बीच में मैं नहीं बोला, मेरी बात के बीच में आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आप देश को कब तक गुमराह बनाएंगे, देश के अंदर भ्रम कब तक फैलाएंगे? अरे प्रेम जी बात सुनिए, आपने सूर्या जी बात सुनिए, इस देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला बनाया, देश की जनता ने चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री का पद दिया और देश दिया, लेकिन ये थोड़ी कहा कि चाय बेचने के साथ साथ आप देश बेचना शुरू कर दो, देश की संपत्ति को बेचना शुरू कर दो। ये आपको ठीक है, जवाब लेते हैं दीपचंद राठौर, जवाब देते हैं, मैथिल साहब से जवाब लेते हैं, उसके बाद में बाकी सवालों पर बात करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है राठौर साहब, एक मिनट हो गया, आपका सवाल हो गया, जवाब ले लेते हैं जल्दी से। बातें कर रहे हो दीपचंद राठौर, हो गया ठीक है, जवाब ले लेते हैं मैथिल साहब। देश बेच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, तो मेरे मित्र मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपका केंद्रीय नेतृत्व हमारे देश की सरकार है, आप भूल चुके हो। आप ये बताइए आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आपके टाइम में 300 लोगों गरीबी रेखा के नीचे चले गए, 80% लोगों की आय कम हो चुकी है और आप यहाँ चैनल पर बैठकर मोदी जी का गुणगान गा रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, मैथिल साहब एक मिनट, राठौर साहब, मैथिल साहब तो गुणगान गाएंगे क्योंकि वो बीजेपी के हैं, लेकिन आप भी तो सबसे पहले गुणगान गा रहे थे कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ, कांग्रेस का अगर नेतृत्व स्वीकार नहीं किया तो मोदी जी को कोई हटा नहीं पाएगा, ये तो आपने स्वीकार कर लिया। अब मेरा सवाल यह है कि महंगाई का मुद्दा आपने पिछली बार भी उठाया था, नहीं चल पाया,
आपने एकजुटता की बात कही थी, कर्नाटक में सारे नेता हाथ से हाथ पकड़कर जो है एक मंच पर खड़े भी हुए थे, कुछ नहीं हुआ, चुनाव आते आते सब बिखर गए। ये तो पहले ही सत्यापित हो चुका है। अब नया मुद्दा जो उठाएंगे उसको हम चुनाव में देखेंगे। बहरहाल एक मिनट, अरे भाई दीपचंद राठौर, रामलीला मैदान में आपकी रैली थी भाई, यहाँ पर रैली नहीं है। एक मिनट, अरे राठौर साहब, अरे राठौर साहब, हाँ देश बिक गया, दुनिया बिक गई। एक मिनट, दीपचंद राठौर, आपकी रैली रामलीला मैदान में थी भाई, यहाँ पर डिबेट हो रही है और सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए, है ना? ठीक है। जय दीक्षित, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप कैसे देखते हैं इस बयान को कि अगर कांग्रेस को नहीं स्वीकार किया गया बाकी अन्य दलों के द्वारा, तो मोदी जी 2024 के बाद उसके अलावा भी उसके बाद भी हारेंगे नहीं? ये तो अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। और अगर हम वाकई विश्लेषण कर रहे हैं तो ये तो बीजेपी की रणनीति रही है। वो कहते हैं कि नहीं, राहुल को आप हमारे सामने खड़ा करिए, मोदी जी के सामने खड़ा करिए, दोनों ही बात उन्हीं के पक्ष में। अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, दो ही राष्ट्रीय पार्टी ऐसी है जो आज केंद्र और केंद्र की सत्ता की धुरी के आसपास घूम रही। एक भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में अभी स्थापित है, और दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो अपनी दुर्दिन जो अपनी बेरोजगारी की अवस्था है उससे गुजर रही है। तो इसमें अगर इनका कहना ये लाजमी है कि कांग्रेस के साथ जुड़िए तो कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर पिछले 20 वर्षों की अगर हम राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश करें और उसको थोड़ा सा एक बार उस पर रिव्यू करें, तो आप देखेंगे कि अक्सर चुनाव के 1-2 वर्ष पहले इस तरीके के क्षेत्रीय दलों का एक साथ मिलना, उनके साथ एक नई रणनीति के साथ फिर से 2000 अगले चुनाव के लिए तैयारी करना रहा है। लेकिन जो आम चुनाव जितना नजदीक आते जाता है, ये चीजें चूंकि केंद्र के इसके नेतृत्व को लेकर बिछड़ता है, तो ये ऐसा ये माना गया है कि ये आने वाले समय में केंद्र के अपना नेतृत्व के लिए कि चेहरा कौन होगा उस क्षेत्रीय दलों का, एक बार फिर बिखराव आ जाएगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 2 चुनावों में उठाया है उसका फिर से फायदा उठाएगी। लेकिन एक इसमें बहुत छोटी सी सोचने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले कुछ उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अगर अब आप देखेंगे तो क्षेत्रीय दलों को टारगेट करके उन्हें कमजोर करना शुरू कर दिया। चाहे वो आप महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे आप बिहार देख लीजिए, चाहे आप अभी दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ देख लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि क्षेत्रीय दलों को कमजोर करके खत्म करने की, ताकि एक 2024 में संगठित ना हो पाए। और संगठन में चूंकि क्या है कि इनके पास हर क्षेत्रीय दल के पास अपना एक चेहरा है और हर व्यक्ति चाहेगा कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हों, जो लेके ऐसा संभव सा प्रतीत होता है कि भविष्य में कोई एक गठबंधन होगा और सारे क्षेत्रीय दल एक साथ होकर लड़ेंगे और फिर वो चुनाव जीत लेंगे और फिर से वो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन के वहां 2024 में बहरहाल खड़े हो जाएंगे। इस पे अभी इसलिए हम पूर्ण विराम नहीं लगा सकते क्योंकि 2023 में बड़ा चुनाव है। अभी हाल ही में गुजरात और हिमाचल का चुनाव आपके सामने है, एक बड़ा उलटफेर यहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन जो 2023 में 5 राज्यों का चुनाव है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक का जो चुनाव है, एक बड़ा इफेक्ट 2024 का एक रिहर्सल के रूप में देखा जा सकता है। इसका रिजल्ट केंद्र की राजनीति को लेके बहुत बड़ा एक मैसेज देगी। मुझे लगता है कि अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में अपने आप को अग्रणी रखने के लिए क्षेत्रीय दलों को डैमेज करना जरूर शुरू कर लिया है। और मुझे नहीं लगता कि अभी बहरहाल ये हमारे लिए उचित होगा ये कहना कि कांग्रेस ही विकल्प होगा, लेकिन आने वाला समय बताएगा 2023। नहीं, लेकिन जय दीक्षित जो नेता है ना, वो अपने आप को विकल्प बताने लगे हैं, उनके लोग उनको विकल्प बताने लगे हैं। आप पिछले दिनों देखेंगे कि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि बन गया भाई, एक सेट एजेंडा हो गया कि अगर मोदी का कोई विकल्प है तो केजरीवाल ही है, ये उनका एजेंडा था। कांग्रेस अपनी बात रखेगी, बाकी अन्य दल अपनी बात रखेंगे और सबकी महत्वाकांक्षा है। उपाध्याय जी, 2014, 2017, 19 हमने जब भी चर्चा की, अगर बीजेपी को लेकर हम करते थे तो आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रहार होता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग माहौल बना रहे हैं। हम कहते थे भाई जो जमीनी जो चीजें हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, परिणाम क्या था इन लोगों के सामने है। लेकिन आज क्या ये बहुत जल्दबाजी है? और अगर जल्दबाजी है तो क्यों ये बेताबी है इन तमाम पार्टी के नेताओं में? कांग्रेस
के प्रवक्ता नेता अगर ये कहे कि नहीं कांग्रेस ही नेतृत्व दे सकती है विपक्ष को, तो कितना स्वीकार्य होगा केजरीवाल को, कितना स्वीकार्य होगा नीतीश कुमार को, शरद पवार को, ममता बनर्जी को, और उधर आंध्रा से भी लोग आने लगे हैं। आपको लगता है कि हाँ मंच तो सजता है, कर्नाटक में भी सजा था, लेकिन मंच से उतरते ही रास्ते जुदा हो जाते हैं? अतुल जी, इसमें कुछ नया नहीं है, इतिहास गवाह है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब ये होता था कांग्रेस वर्सेस ऑल, कि कांग्रेस को किस तरह हटाना है, सब गठबंधन होते थे। लेकिन ये भूल जाते हैं जो गठबंधन करते हैं राजनीतिक दल कि तुम अगर एक भी हो गए सब तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। सत्ता जनता वोट करती है, जनता अपना आशीर्वाद देती है, और जनता ही किसी पार्टी को मजबूत बनाती है और जनता ही किसी पार्टी को कमजोर बनाती है। जनता ही सत्ता देती है और जनता ही सत्ता छिना लेती है। आप एकजुट हो गए तो उससे ये नहीं है कि भी आपको जनता वोट करेगी। जनता ने वो दौर भी देखा है जो गठबंधन की सरकारें थी, किस तरीके से लूट होती थी, भ्रष्टाचार होता था और जो काम है वो नहीं हो पाते थे। तो जनता ने भी ट्रेंड बदला है। आप पिछले एक लंबे समय से देखेंगे कि जनता स्पष्ट बहुमत देती है, जिसको भी आशीर्वाद देती है, राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत देती है। अब जो चेहरे हैं इनको देख लीजिए। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की रेस की बात करते हैं, वो जेडीयू को बिहार से बाहर निकाल नहीं पाए, कैसे बन जाएंगे? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या संख्या बल की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आरजेडी सपोर्ट कर देगी तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं। देखिए, जनता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनती है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव करते हैं। जिसकी संख्या भारी, जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा होंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। क्या जेडीयू में उतनी ताकत है कि पूरे देश में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सांसद चुनकर लाएं वो? क्या उनके नाम पर लोग वोट करेंगे और इतने सांसद चुन देंगे कि वो प्रधानमंत्री बन जाए? ममता बनर्जी क्या बंगाल से बाहर कहीं कोई स्वीकार्यता है उनकी? अगर एक स्टेट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रधानमंत्री बना दें, मैं समझता हूं ऐसा इस देश में कोई राज्य नहीं है जहां सांसदों की संख्या इतनी ज्यादा हो कि वो राज्य अगर जीत लिया तो आप संसद तक पहुंच जाए। ये बात अलग है, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसदों की सीटें। अब बात करते हैं केजरीवाल जी की। दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी के पास है संसद, यानी दिल्ली की जनता ने राज्य में उनको चुना है, बिल्कुल केंद्र में संसद में 7 की 7 सीटें बीजेपी। तो कोई आधार होना चाहिए। ये कह देने भर से नहीं होगा कि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे और प्रधानमंत्री की कुर्सी खींच लाएंगे और मोदी जी को सत्ता से बाहर कर देंगे। ये कैसे कर देंगे? जनता जब उनके साथ है, जब उनके कहने से ताली बजाती है, थाली बजाती है, दीपक जलाती है, ये बात अलग है। तो वो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर, बेरोजगारी नहीं है, यानी जले पर नमक छिड़क रहे। आप क्या कहना चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी बीमारियां सिर्फ कांग्रेस सत्ता में थी तभी थी? अब इनका वायरस खत्म हो गया है, देश में कोई बेरोजगारी नहीं है। इस तरीके से इंडिया शाइनिंग का नारा भी आया था, जनता ने नकार दिया था। अगर आप इतनी पराकाष्ठा कर देंगे कि महंगाई को नकार देंगे, बेरोजगारी को नकार देंगे, तो मैं समझता हूं जनता भी आपको नकार सकती है। इस बात का ध्यान रखें। सरकारें वही चल पाती हैं जो जनता के सारोकार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से कुछ देने की कोशिश करती है। वो सरकारें लंबे समय तक चलती है। आप जिस कांग्रेस को कहते हैं कि 70 साल देश को बर्बाद किया, 70 साल कांग्रेस अपने आप सत्ता में नहीं थी, वो जनता ने चुनी थी, जनता ने वोट किया था, जनता ने आशीर्वाद दिया था। और आपको भी जनता ने चुना है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, तब बीजेपी आप सत्ता में। तो जनता का सम्मान करना चाहिए और जनता की समस्याओं का समाधान करना। अगर आप जनता का सम्मान नहीं करेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो 70 साल कांग्रेस ही सत्ता में उसको उखाड़ कर फेंक दिया। आपको तो अभी 8 ही साल हुए। तो कभी भी इस तरह का घमंड जनता बर्दाश्त नहीं करती। रहा कांग्रेस की जहां तक प्रश्न है अतुल जी, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उसके पास कार्यकर्ता मौजूद है। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व उसको इकट्ठा नहीं रख पा रहा है, उसको होमवर्क नहीं दे पा रहा है, वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और जनता से जब तक कनेक्ट नहीं होगा
तब तक जनता वोट नहीं करेगी। जनता को लगना चाहिए, बीजेपी महंगाई होती थी तो गले में प्याज की माला डाल के और सर पर सिलेंडर रखकर गली मोहल्ले चौराहे में प्रदर्शन करती थी, सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करती थी, और इसी खूबी की वजह से जनता ने उन्हें चुना और सत्ता में लाए। कांग्रेस में शायद अभी तक इस तरह का कोई आंदोलन पिछले 8 साल में नहीं किया है जिससे जनता को ये लगे कि कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। कोई भी विपक्षी दल है, मुझे नहीं लग रहा है। और फिर बीजेपी एक ऐसा दल है जिसका संगठन बूथ स्तर तक मजबूत। आप टक्कर देने से पहले आपको अपना संगठन बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। और जो पार्टियां मंचों पर चढ़कर दावा कर रही, जो नेता बोल रहे हैं कि 2024 में, देखिए अभी बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन होंगे, इन राज्यों के जो परिणाम आएंगे वो 2024 की दिशा तय करें। उसके बाद ही ये फाइनल हो पाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन से दल। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी वो समय है, लेकिन परिणाम क्या आएगा उसी से तय होगा। लेकिन जो जल्दबाजी अभी दिखाई जा रही है, जिन मुद्दों को बताया जा रहा है, उन मुद्दों को उठाने का तरीका भी क्या है। दीपचंद राठौर, सवाल इस बात का है कि आप कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व अगर स्वीकार्य नहीं करेंगे तो मोदी को हराना मुश्किल है। अब सवाल दूसरा आता है, कॉलेज टाइम में हमने कई वाकये ऐसे देखे हैं कि कुछ नेता बनने की कोशिश करते थे तो उनको चढ़ा देते थे बहुत सारे लोग, नहीं आप आगे बढ़ते रहो, हम पीछे खड़े हैं। और जब वो आगे मंच पर जाकर खड़े हो जाते थे और पलट कर देखते थे तो गायब हो जाते थे, पीछे कोई रहता नहीं था। विपक्ष की स्थिति अभी कमोबेश ऐसी ही है। आपको लगता है क्या इसी स्ट्रेटजी पर आप रहेंगे और लोग आपको मान लेंगे कि नहीं हम आपके साथ हैं, कांग्रेस आगे बढ़े, नेतृत्व करे, और फिर पीछे से गायब हो जाए? इस स्ट्रेटजी से तो मुझे नहीं लगता है कि बात बन पाएगी। मुद्दा अगर आप उठा रहे हैं तो मुद्दा तो बाकी लोग भी उठा रहे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस के अंदर के लोग ही मुद्दा उठा रहे हैं। आप रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे, उधर देखिए गुलाम साहब अपनी बात रख रहे थे, वो क्या कह रहे थे, ट्विटर से, एसएमएस से, इसी से आप चल रहे हैं। आपके पास जमीन नहीं है और आप कह रहे हैं कि नहीं मुद्दों के आधार पर हम जीत जाएंगे। अरे मुद्दों के आधार पर भी जीतेंगे जमीन पर ही ना, कि आसमान में? आदरणीय अतुल जी, मैं उपाध्याय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने एक बात स्पष्ट की कि जितनी भी क्षेत्रीय दल पार्टी है सभी नेशनल पार्टियों का मैं सम्मान करता हूँ। जिसके ज्यादा सांसद होंगे वो उसका स्वाभाविक नेतृत्व पीएम की तरफ जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। मैं एक दूसरी बात ये भी चीज भी नकारता हूँ, जो आपने गुलाम नबी आजाद जी की बात करी। गुलाम नबी आजाद जी हमारे कांग्रेस पार्टी में 45 साल उनका साथ रहा, लेकिन जब उनको राज्यसभा से छूट गई तो उनके लिए कांग्रेस खराब होगी। वो जब भी कांग्रेस पार्टी में रहे तो वो बड़े से बड़े पद पर रहे। 20 राज्यों के प्रभारी कांग्रेस पार्टी ने बनाया, 7 बार सांसद कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उनको कैबिनेट के अंदर जगह कांग्रेस पार्टी दी। जब उनसे राज्यसभा छीन ली जाती है तो उनके लिए कांग्रेस पार्टी खराब हो जाती है। गुलाम नबी आजाद का एक भी कंट्रीब्यूशन बता दीजिए आप मुझे। जब पार्टी के अंदर उनका सपोर्ट का टाइम था तो वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? मौका परस्ती कहेंगे? नहीं, इसको राजनीति कहते हैं, इसको मौका परस्ती नहीं कहते, इसको राजनीति कहते हैं। यही राजनीति होती है। और अगर आपने यानी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है तो गुलाम नबी आजाद ने भी, मुझे लगता है कि 50 साल 45 साल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के लिए किया है। एहसान दोनों तरफ से हो सकता है या फिर दोनों तरफ से एक दूसरे की जरूरत हो सकती है। अब चूंकि राजनीति में कोई कदम उन्होंने उठा लिया, आप उनको कहते रहिए कि वो मौका परस्त हैं, एहसान फरामोश हैं, लेकिन राजनीति में इसी से चीजें बनती हैं और इसी से बिगड़ जाती हैं। आपके अपने मजबूत पिलर अगर आपको छोड़कर चले गए तो इसमें किसी और पार्टी का दोष तो है नहीं। कैसे बाकी वो लोग आपको स्वीकार करेंगे जो आपकी पार्टी के है ही नहीं, या आपसे टूटकर उनकी नई पार्टियां बहुत पहले से बन गई हैं? अतुल जी, आप और हम डिबेट कर रहे हैं, आपसे मेरा प्रेम है तो ही मैं डिबेट करूंगा ना। अगर मेरे से आपका प्रेम नहीं हुआ तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं तब भी कर लूंगा, तब भी आपको बिठा के रखूंगा। मैंने आपको क्या बोला? तब भी आपको बिठा के रखूंगा। आप मुझे आप प्रेम मत करिए, मेरे सवालों का जवाब देते रहिए। अतुल जी मेरी बात सुनिए। देखो, कांग्रेस पार्टी को मिटाने की कोशिश तो बहुत समय से चल रही है। कांग्रेस नहीं मिटी और कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प माननीय मोदी जी और अमित शाह ने लिया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। और मैं अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे, इन्होंने कहा कि महंगाई है नहीं। अरे भाई, इनके नेताओं को तो महंगाई दिखती नहीं है, बेरोजगारी इनके नेताओं को दिखती नहीं है। जब 2014 के अंदर इनका नारा क्या था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज वही महंगाई इनको डायन अप्सरा दिखाई दे रही है।
उसमें किसी भी प्रवक्ता का महंगाई के ऊपर मैं नहीं निकल रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखो, आज हमारे मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और 80 करोड़ लोगों को खुद ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि हमने 5 किलो राशन बांटा। तो आप सोचिए ऐसे देश के अंदर हंसना चाहिए कि रोना चाहिए कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप 8 वर्षों से बीजेपी के अंदर देश में चुनाव तो जीतते आ रहे हो, लेकिन जिस तरह का आपने देश के अंदर संतुलन बिगाड़ दिया है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर मामलों पर हो, तो इसलिए आप देखो कि अजीब सी एक स्थिति बन चुकी है। आज देश के अंदर क्या चल रहा है, 2014 से पहले आप भी एंकर हो, मैं भी पार्टी के अंदर बैठता हूं, तो उससे टाइम ये चलता था तुलसी एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय पर फलाना हमला करा। आज क्या चल रहा है, इस हिंदू ने इस मुसलमान को, सीधा हिंदू मुसलमान की राजनीति को तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। आप ये बताइए 2014 से पहले वो ये भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है जो अटल जी के समय थी, जिन्होंने कहा था कि अगर सत्ता जो मतलब जनता चुनकर किसी सरकार को चलाती है बनाती है, उसको मैं अपने किसी भी लोभ और लालच सरकार को तोड़कर सरकार बनाऊंगा, ऐसी सरकार को मैं कीमते से भी दूंगा। लेकिन माननीय मोदी जी और अमित शाह तो इस देश के अंदर अमर अजर रहना चाहते हैं और इस देश नहीं अमर अजर तो कोई नहीं रह पाएगा, अमर अजर कोई नहीं रह पाएगा राठौर साहब। लेकिन आप जो 2014 का जिक्र कर रहे थे और कुछ मुद्दों को आपने उठाया, तो मैं अगर मुद्दा उठाऊंगा तो मैं तो 84 से उठाऊंगा फिर कि तब से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। फिर आप कहेंगे नहीं एक बड़ा पेड़ गिरा था उसकी वजह से ऐसा हो गया था। एक मिनट राठौर साहब आपके सवाल का जवाब ले लो। हो गया एक मिनट राठौर साहब हो गया। अरे भाई हो गया, मुद्दा आपने उठाया उसका मैं जवाब ले लो, उसका जवाब ले लूं मैं। हो गया दीपचंद जी, हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं रामलीला मैदान में आपकी रैली थी, यहां पर रैली नहीं है, यहां पर डिबेट है। बहरहाल मैथिल साहब आप लोगों ने गजब कर दिया। आप ना सिर्फ विपक्ष का संतुलन बिगाड़ दे रहे हैं बल्कि कांग्रेस का भी संतुलन बिगाड़ दिया है और महंगाई को आप मानते ही नहीं है। राठौर साहब की चिंता है और वो चिंता देखिए उन्होंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि अगर विपक्ष कांग्रेस को नहीं चुनेगा तो फिर मोदी को हराना मुश्किल है, 24 क्या उसके आगे भी। ये बात उन्होंने पहले ही कमेंट में कह दिया। आपकी रणनीति तो वैसे ही रहती है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस रहे आगे, और अगर कांग्रेस रहेगी तो कौन रहेगा? राहुल गांधी। और राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर चुनाव होगा तो आपका ये बार बार कहना है कि हमारे लिए मुफीद है। धन्यवाद अतुल जी, और आशा करता हूं जिस प्रकार से मैंने पूरे संयम के साथ सभी पैनलिस्ट को सुना है सभी मेरे को भी सुनेंगे। और देखिए हम तो कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस जो है दिवंगत हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश की आने वाली पीढ़ियों को पता रहे कि इस देश के अंदर एक ऐसी पार्टी भी थी जिसने इस देश का बंटवारा करवाया, इस देश के अंदर दंगे करवाए, इस देश पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की। और इस देश के अंदर यदि ये जो भी बोल रहे थे ना कि 2014 से पहले तो कहते थे एक संप्रदाय और तो संप्रदाय में झगड़ा हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो मैं अपने मित्र को शुरुआत से याद दिलाना चाहता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है शाहबानों के मुद्दे के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट को धक्का बताकर शाहबानों के विरुद्ध पूरी संसद से यदि कोई पास कराता है प्रस्ताव को तो वो है कांग्रेस पार्टी। उसके बाद 1984 के अंदर जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो कंपन तो होती है। ये किसने कहा था? ये कांग्रेस ने कहा था। उसके बाद आप आगे आ जाइए, इनके प्रधानमंत्री पूर्व के आदरणीय मनमोहन सिंह जी, इस देश पे सबसे पहला अधिकार संसाधनों पर किसका है? अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। ये किसने कहा था? कांग्रेस ने कहा। यदि मैं बोलने पे आऊंगा तो यहाँ पे बहुत लंबा समय निकल जाए, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। महंगाई और रोजगार के विषय पे बात हुई तो देखिए अतुल भाई, भारत की स्वतंत्रता 1947 में हुई, आज हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में चल रहे हैं। आप सोचें आज से पहले मैं अगर 2004 से 2014 का कालखंड ले लूं, जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारें थी, उस समय में, क्योंकि मैं उपाध्याय साहब की भी प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, बिकॉज बहुत ही सरलता से उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। 2004 से 2014 तक आप देखिए इस देश के अंदर क्या स्थिति थी। अगर आपको एक कील भी बनवानी थी तो आपको इस देश के अंदर इंडस्ट्री नहीं थी। आप हवाई जहाज पकड़ते थे, चाइना जाते थे, वहां पर कहते थे भैया ये कील चाहिए, वो लोग फटाक बनाते थे, कंटेनर में भरते थे, हिंदुस्तान भेज देते। आज जो पाकिस्तान का हाल है, पाकिस्तान के हर बाजार में केवल चीन की आइटम दिखती है। भारत के अंदर भी यही हाल था। भारत की इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई थी।
और रोजगार कहां से आएगा जब इंडस्ट्री नहीं होगी? तो ये देश उपभोक्ता बन गया था उत्पादक से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब सत्ता संभाली, उस देश के अंदर फॉरेक्स रिजर्व नगण्य था। इस देश के अंदर 1,10,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड इन्होंने दे दिए थे। मुझे आप ये बताइए तो हमारी देश की जनता जनता की आय कम क्यों हुई है? आपके 140 लोगों की आय क्यों बढ़ी? आप इसी का जवाब दे दीजिए ना। आपके 140 लोगों की आय क्यों बढ़ी है और देश की जनता 84% लोगों की आय कम क्यों हुई है? हो गया, आपने पूछ लिया, जवाब सुनिए जल्दी जल्दी। नहीं ऐसे नहीं भाई। माननीय मोदी जी दीपचंद राठौर आपने सवाल पूछ लिया, जवाब हम दो हमारे दो भाई ऑडियो कम कर दीजिए, राठौर साहब का ऑडियो कम कर दीजिए। हाँ मैथिल साहब जल्दी। देखिए कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली तब क्या स्थिति थी देश की? देश की अर्थव्यवस्था, मूडीज ने, मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, मूडीज एक इंटरनेशनल इकोनॉमिकल एजेंसी है, देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने जंक में डालने की तैयारी करनी थी, नेगेटिव डाल दिया था। आज सकारात्मक है। देश के अंदर 1,10,000 के इन्होंने ऑयल बॉन्ड इशू करके उसकी भरपाई भाजपा कर रही है। इन्होंने WTO के एग्रीमेंट साइन किया। WTO में एग्रीमेंट साइन किया, इन्होंने क्या कहा कि सब्सिडी को खत्म करेंगे। क्यों भैया? अब जब उसी एग्रीमेंट के कारण भारत सरकार ने सब्सिडी खत्म की तो गारंटी लटका के बोल रहे हो कि सिलेंडर जो है वो 80 रुपए का सब्सिडी के साथ वो 1,000 रुपए का था। देश के अंदर ठीक है, मैथिल साहब और राठौर साहब आप दोनों शांत हो जाइए। और दीपचंद राठौर, एक तरफ आप कहते हैं कि सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, जुमलेबाज प्रधानमंत्री, और पहले कमेंट में आप कहते हैं कि अगर कांग्रेस को कोई स्वीकारेगा नहीं तो बन भी नहीं कोई पाएगा। तो मुझे लगता है कि रणनीति आप लोगों को बनाने की जरूरत है, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षा बहुत प्रबल है, अकेले राहुल गांधी की नहीं है। अब नए आ गए केजरीवाल भी, वो बता रहे हैं मैं ही कर सकता हूं, कोई और नहीं। अब दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों को ऑडियो कम कर दीजिए। जय दीक्षित, अगर आप कहते हैं कि बीजेपी इस रणनीति पर चल रही है कि क्षत्र पार्टियां जो हैं उनको डेंट कर रही है, कांग्रेस को भी बीजेपी ने डेंट कर दिया, इसका मतलब तो मजबूत तो स्थिति है ना बीजेपी की रणनीतिक तौर पर। कोई भी पार्टी चाहेगी कि उभार उसी का हो। विपक्ष में अगर खुद एकजुटता नहीं है या एक पार्टी के अंदर भी एकजुटता नहीं है, अपने खुद के गुलाम को आजाद कर दिया, तो फिर उसमें दोष किसका है? इसमें अतुल जी मैं कहूंगा कि इसमें दोष कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व का है। कांग्रेस नेतृत्व अपने आप को, अपनी पूरी पार्टी को दर बदर 2014 के बाद 2012 से अगर मैं कहूं तो लगातार नेतृत्व के चलते धीरे धीरे विघटन होते रहा। और स्थिति आज ये आ गई है कि एक एक पुराने पेड़ जिन्होंने मिलकर अपने आप को एक स्तंभ बनाया था, एक मुट्ठी बनाई थी कांग्रेस पार्टी के रूप में, वो आज अगर उसमें से गुलाम नबी आजाद जैसे एक पुरोधा निकल जाते हैं, विजय राजे सिंधिया जैसे लोग निकल जाते हैं, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिग्गज इसमें से अगर हट जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की गलती है। और केंद्रीय नेतृत्व के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि अपने पुराने लोगों को लेके एक सामंजस्यता बना के आगे बढ़ सके। तो इसमें किसी और का दोष नहीं है, इसमें केंद्रीय नेतृत्व का दोष है, जिसमें कांग्रेस का क्यों केंद्रीय नेतृत्व है। लेकिन अतुल जी मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, कहते हैं ना कि जब बनते का सहारा सभी हो जाता है और सब लोग उसके साथ मिलकर बड़ा होना चाहने की कोशिश करते हैं, तो पिछले 2013 के बाद अगर आप देखेंगे तो 70 साल की जो राजनीति रही, जिसमें कांग्रेस पार्टी सत्ता पे आसीन रही, उसमें आपने देखा कि इनके पास कहीं भी ये सत्ता में ही लगातार रहे और इनके पास विरोध का कोई ऑप्शन नहीं है। आज देखिए, आज हम इस डिबेट में बैठे हैं, महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि नहीं है। इनके पास आज देश अगर जूझ रहा है तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन चूंकि विपक्ष इतना सशक्त नहीं है कि इस मुद्दे को तरीके से जनता के बीच जाके उठा सके, ये बहुत बड़ा एक कारक है जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी इसका वेटेज उठा रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर लोकतंत्र को आपको बैलेंस वे में चलाना है तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस चूंकि सत्ता में रही, कभी इन्होंने प्रदर्शन किया नहीं। मैं उपाध्याय साहब की बात को इंडोर्स करने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो गले में वो टमाटर और प्याज और आलू का माला पहन के गली गली जनता को ये समझाने में सक्षम हो गए कि हाँ, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। टमाटर और प्याज पे चुनाव लड़ लिया गया। देश में, देश के इतिहास को आप देखिए, सरकारें बनी, सरकारें गिर गई।
सरकारें गिरा ली गई और प्याज टमाटर पे गिर गई। लेकिन आज जब महंगाई आसमान छू रही है तो विपक्ष इस मुद्दे को मुद्दा इसलिए नहीं बना पा रहा है कि उसके पास कैडर नहीं है। कैडर डे टू डे कमजोर होते चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसी का फायदा उठा रही है। ठीक है, जय दीक्षित, मैं आपको रोक रहा हूं, समय थोड़ा पाबंद कर रहा है। बहुत जल्दी से उपाध्याय साहब, फाइनल कमेंट ही आपका। सवाल इस बात का है कि इसमें फिर दोष किसका है, और अगर कांग्रेस इस मानसिकता में है कि नहीं, अगर नेतृत्व देंगे हम तो हम ही देंगे, बाकी किसी को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की अब वो स्थिति है कि बाकी अलग अलग क्षत्र पार्टियां उनको वैसे ही स्वीकार करें। कहीं से आपको लगता है कि हो सकता है या होगा भी तो असरदार होगा? देखिए अतुल जी, समय कब परिवर्तित हो जाए कुछ नहीं कह सकते थे। कोई कहता था कि भाई बीजेपी इतने बहुमत के साथ और केंद्र की सत्ता में आएगी, तो समय है। आज कांग्रेस की जो पक्ष है वो ठीक नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व ठीक नहीं है और कांग्रेस जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, जनता के मुद्दों को सड़क पर नहीं उठा पा रही है। एक कोशिश अभी जो भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू शुरू करने का जो प्रयास है वो कितना रंग लाएगा, मैं फिर कहूंगा समय है, बदलता रहता है। सत्ता हमेशा कभी किसी के पास नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले इस देश में कुछ नहीं था। कल जो विक्रांत का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेवी को समर्पित किया है, तो ये मजगांव गोदी कोई 2014 से नहीं बना है। मजगांव गोदी कांग्रेस ने ही बनाया था, जहां पर पनडुब्बी जहाज ये सब बनाने की क्षमता विकसित की गई थी। अगर कांग्रेस भी अगर यहाँ इस्पात के संयंत्र नहीं लगाती, जब आजाद हुआ देश उसके बाद नेहरू जी की प्राथमिकता रूस से यही थी। राउरकेला, भिलाई 5 स्टील के प्लांट स्थापित किए थे। ऐसा नहीं है कि इस देश में सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ है। 2014 से पहले बहुत कुछ इस देश में था, बहुत कुछ इस देश में देखा लेकिन मजबूत बात यह है कि जिस मजबूती से मुद्दे उठाती बीजेपी है वो फिलहाल मजबूती दिखा नहीं पा रही कांग्रेस है। वो अलग बात है कि वो भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बड़ी टूट हो गई है। वो तोड़ो यात्रा जो है जिन लोगों ने निकाली है उसका असर कितना होगा, इसको भी देखना होगा कांग्रेस को। बहुत शुक्रिया सूर्य मैथिल साहब आपका, राठौर साहब आपका, जय दीक्षित आपका और आरबी उपाध्याय साहब का। तो मौजूदा दौर में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या विपक्ष एकजुट होगा, और अगर कांग्रेस से मान बैठी है कि नेतृत्व हम ही देंगे तभी बात बनेगी, तो मुझे लगता नहीं कि शायद अभी फिलहाल ऐसा कुछ है। नमस्कार। न सत्ता से पहचान, न विपक्ष से अनजान, 3 दशक से सिर्फ भारत जिसका ईमान